वेलकम बैक दोस्तों टू द मेड वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे। यस्टरडे हमने खांसी का पेशेंट ठीक किया, नेज़ल कंजेशन का, पल्मोनरी हाइपरटेंशन का, ठीक। सो आज हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हमारे अस्थमा के ड्रग्स, ठीक है। वेरी ख़तरनाक आप कह सकते हैं, ठीक है, और वेरी कॉमन डिजीज़ है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। हम आज स्टार्ट करते हैं अस्थमा ड्रग्स, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक है जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है फ्रॉम द स्टेप 1। अब अस्थमा ड्रग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि अस्थमा के अंदर मसला क्या क्या है। हमें जो पेशेंट है अस्थमा का, ठीक है, उसको दो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इस तरह हमने पढ़ा पल्मोनरी हाइपरटेंशन में कि पेशेंट को क्या दो मसले थे, एक तो वैसोकंस्ट्रिक्शन था और स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन थी मोर, ठीक है। इसमें हमें क्या मसला होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट होगा उसके अंदर होगी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। पहला मसला तो ये है, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती किस वजह से है कि आपके जो एयरवेज हैं, ठीक है, जो एयरवे हैं वो टाइट हो जाती हैं, ठीक है। और टाइट होती किस वजह से हैं, जो आपके स्मूथ मसल्स हैं जो एयरवेज के अराउंड मौजूद हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आपके जो एयरवे हैं वो टाइट हो जाएंगे, वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है। सेकंड जो मसला है पेशेंट्स के अंदर वो है आपका इन्फ्लामेशन का, ठीक है। सेकंड क्या है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जब होती है तो क्या मसला होता है कि जो आपके एयरवेज हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो स्वोलन हो जाते हैं, ठीक है, स्वोलन हो जाएंगे, ठीक है, सूज जाएंगे, ठीक है। वो एडिमेटस हो जाएंगे, एडीमा हो जाएगा उनके अंदर, ठीक है, और म्यूकस फिल्ड होंगे, ठीक है, ठीक है। जो हमें प्रॉब्लम्स कौन सी, दो प्रॉब्लम्स हैं, एक है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और दूसरी इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन दोनों को हमने ट्रीट करना है तो हमारा अस्थमा हो जाएगा, ठीक। जब हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो इन दोनों में से एक को या दोनों को, ठीक है, एट ए टाइम टारगेट करेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ड्रग हैं और वो कौन कौन सी जगह पे एक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इनहेल्ड बीटा एगोनिस्ट, नंबर 1 इनहेल्ड बीटा एगोनिस्ट, ठीक है। बीटा क्या चीज़ है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कराता था, वो ब्रोंको डायलेशन करवाता है, किसके थ्रू, बीटा 2 रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है। ये हम जनरल फार्माकोलॉजी में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब जो हमारी सेकंड बात इधर आती है कि ये ड्रग्स करते क्या हैं। मैकेनिज्म आपको दोबारा से बताता हूँ, मैकेनिज्म क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ड्रग दिया कौन सा, इनहेल्ड, आपने ड्रग दे दिया बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। अब एक पंप होता है, ठीक है, पंप होता है, उसमें थ्रू देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, जाके आपके बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा। बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या करते थे, उनके अंदर जो होता था पाथवे क्या है कि उनके अंदर साइक्लिक AMP, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और जिधर भी साइक्लिक AMP इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, ये करवाता है ब्रोंको डायलेशन, किसके थ्रू, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के थ्रू, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करवाएगा तो क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी, सिंपल सी बात ये है। और जो यस्टरडे हमने पढ़ा था PDE5, ठीक है, PDE5 नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड, वो क्या करता था, साइक्लिक GMP इंक्रीज़ करता था। जो साइक्लिक GMP है, ठीक है, वो वैजो डायलेशन करवाता है। ये जो साइक्लिक AMP है ये ब्रोंको डायलेशन काज करवाता है, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे ये वाले हैं, ठीक है, ये समझेंगे ब्रोंकाई हैं, ठीक है, ब्रोंकियोज हैं, ठीक है,
ये किए हुए हैं वैसोकंस्ट्रिक्ट, ठीक है। इनके रिसेप्टर्स कौन सा मौजूद है, बीटा 2, ठीक है, इधर भी मौजूद है बीटा 2, ठीक है। आपने ड्रग दिया, ठीक है, वो जाके करेगा इस रिसेप्टर पे एक्ट, ठीक है। और जब इस रिसेप्टर पे एक्ट करेगा ये क्या करवाएगा, जो ब्रोंकियोज के अंदर, ये जो ब्रोंकियोज मौजूद हैं आपके, इनके अंदर साइक्लिक एएमपी के लेवल इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। और साइक्लिक एएमपी क्या करेंगे, जो आपके इधर स्मूथ मसल्स मौजूद हैं अराउंड दी ब्रोंकियोज, ठीक है, उनको करवाएगा रिलैक्स। और जब वो रिलैक्स होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रोंकोडाइलेशन। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्या है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। अगर स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे तो आपका ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगी, ठीक है। सो ड्रग्स कौन कौन से हैं जो बीटा एगोनिस्ट हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा ड्रग बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है, और ये जो है ना हमारा ये फास्ट एक्टिंग है, बहुत फास्ट एक्टिंग है, ठीक है। जब आप देंगे पंप फौरी बंदे की डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। नंबर 1 है अल ब्यूटेरोल, ठीक है, और सेकंड है सालमीट्रोल, ठीक है। ये 2 ड्रग ये आपने याद रखना, फार्मेट्रोल वगैरह जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों, ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है। और एक बंदों में देते हैं रेस्क्यू में, ठीक है। अगर बंदा आपके पास आ गया अस्थमा वाला, ठीक है, अचानक आपके पास डॉक्टर साहब मेरा सांस बंद हो रहा है, ठीक है, सो उसको रेस्क्यू करने के लिए फर्स्ट एड के तौर पे हम अल्ब्यूटारोल देंगे। लेकिन अगर आपके पास पेशेंट है, वो आ गया, मुझे उसको पता है बंदे को मुझे अस्थमा है, ठीक है, सो लॉन्ग टर्म के लिए उसको आप कौन सा ड्रग देंगे, वो देंगे सालमीट्रोल, ठीक है, सालमीट्रोल और फार्मीट्रोल, ठीक है। ये सॉरी सालमीट्रोल दवा लिख दे, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, ठीक है, इट्स लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। रेस्क्यू के लिए अल्ब्यूटारोल है, ठीक है, और जो कंट्रोल के लिए कौन सा है, सालमीट्रोल, फार्मीट्रोल, ठीक है। सिंपल सी जो बात है, जब एक्यूट अस्थमा अटैक होता है अचानक, ठीक है, उनमें हम अल्ब्यूटारोल देते हैं ताकि फौरी आराम आ जाए, ठीक है। लेकिन जो होते हैं ना, ये जो सालमीट्रोल है, ठीक है, ये लॉन्ग एक्टिंग होती है। और एक और बात भी आपको बता दो, जब ये पेशेंट को सालमीट्रोल देंगे, ठीक है, अस्थमा का पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट को क्या मसला है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है पहला मसला, दूसरा इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है तो आपने ठीक कर दी, सेकंड मसला था आपका इन्फ्लेमेशन का, ठीक है। जब भी आपने अस्थमा के पेशेंट को ड्रग देना है, साथ आपने इन्फ्लेमेशन के लिए कौन सा ड्रग देना है, स्टीरॉइड्स, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। आपने जब भी इस बंदे को ड्रग्स देने हैं, लाबा, इनको साबा बोलते हैं, शार्क एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट इसको लाबा बोलते हैं, ठीक है। लाबा के साथ आपने लाजमी स्टीरॉइड देने हैं, ठीक है, ताकि उसकी इन्फ्लेमेशन भी डिक्रीज हो, उसकी ब्रोंकोडाइलेशन भी हो, और अस्थमा उस बंदे का ठीक हो जाए, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें, इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, ठीक है, तो क्या करवा सकते हैं, ये ट्रेमर का करवा सकते हैं, ठीक है। बीटा 2 एगोनिस्ट ना बोले, बीटा एगोनिस्ट बोलते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली बीटा 2 पे एक्ट नहीं करते जाके, ठीक है। बीटा 2 नहीं, बीटा एगोनिस्ट है, ठीक है। ट्रीमर्स का करवा सकते हैं, अरिदमिया, ठीक है, क्योंकि आपके हार्ट से और क्या है, बीटा 1 रिसेप्टर है, ठीक है, उस पर एक्ट करेंगे जाके, ठीक है। उसके बाद अरिदमिया का करवा सकते हैं, अरिदमियाज होगा पाल्पिटेशंस, ठीक है, पाल्पिटेशन ड्यू टू एक्शन ऑन बीटा 1 रिसेप्टर्स, ठीक है। ये तो हमारा होगा एक ड्रग, कौन सा, अल्ब्यूटारोल, साल्बिट्रोल, ठीक है, अस्थमा का। अब हम आते हैं सेकंड ड्रग की तरफ, वो है इनहेल्ड ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, इनहेल्ड ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। वेट करें एक मिनट। सेकंड हमारा इनहेल्ड, ये रुकती क्यों है इसकी, ये समझ नहीं आती मैंने। सेकंड कैटेगरी आपकी वो है इनहेल्ड इनहेल्ड ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। ये ड्रग्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये करते क्या हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड बोलते किस चीज़ को हैं,
इसको हम स्टीरॉयड बोलते हैं, ठीक है। स्टीरॉयड ही हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, ठीक है। स्टीरॉयड का क्या काम होता है? ये डिक्रीज करते हैं आपकी इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और जो अस्थमा है, अगर आप उसकी फिजियोपैथो स्टडी करेंगे तो वो रूट काज होती है, ठीक है। रूट काज किस चीज़ की? इन्फ्लेमेशन रूट काज होती है अस्थमा की, ठीक है। रूट काज ऑफ अस्थमा। सो अगर आप ये ट्रीट कर देंगे इन्फ्लेमेशन, तो पेशेंट आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मैकेनिज्म आपको बताता हूँ, मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे, किस मैकेनिज्म के थ्रू स्टीरॉयड एक्ट करता है हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो NF कापा बी है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी, NF कापा बी, ठीक है, इसको करता है ब्लॉक, ठीक है। और जब ये ब्लॉक होता है, ठीक है, तो आपकी बॉडी में क्या चीज़ डिक्रीज हो रही थी? साइटोकाइंस, ठीक है। आपकी बॉडी में इजाइनोफिल्स, आपकी बॉडी में एडीमा और म्यूकस। ये जो चारों चीज़ें हैं, ये NF कापा बी, ठीक है, ये मीडिएटर है जो इन चारों चीज़ों को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन के दौरान। ये हम जनरल पैथो में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। सो ऐसी चीज़ जो NF कापा बी को ब्लॉक कर देगी, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। सो कौन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स, ठीक है। किसके लिए? फॉर क्रोनिक अस्थमा। किसी बंदे को क्रोनिक अस्थमा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ड्रग रिकमेंड करते हैं उनके अंदर, ठीक है। अब पेशेंट को लॉन्ग टर्म से क्रोनिक अस्थमा है, मतलब क्रोनिक लॉन्ग टर्म से अस्थमा है, तो फर्स्ट लाइन ड्रग हम उनके ऊपर ये ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर उनको इसके थ्रू आराम आ जाए तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर आप ये ड्रग देंगे तो ये इन्फ्लेमेशन को ट्रीट कर देंगे, ठीक है। सो जिसकी वजह से हमें जब इन्फ्लेमेशन ट्रीट हो जाएगी तो हमें ये जो है स्मूथ मसल की जो ओवर प्रोलिफरेशन है वो होगी नहीं, ठीक है। जिसकी वजह से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन वाला मसला इतना डिले नहीं होगा, ठीक है। सो साइड इफ़ेक्ट क्या है इस ड्रग के? साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम बात करें इस ड्रग के, ज़ाहिर बात है किस पे एक्ट कर रहे हैं? इन्फ्लेमेशन के जो मीडिएटर है NF कापा भी उस पर एक्ट कर रहे हैं। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल थ्रश आता है, ओरल थ्रश, ठीक है। और जिसको आप जब माउथ रीज करेंगे, आप धोएंगे, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। और होर्सनेस क्यों? क्योंकि जब वो वोकल पार्ट पे जाके आप एक्ट करेगा उसकी वजह से, ठीक है। लेकिन जो बात याद रखने वाली है, जो आपको जो आपके बीटा एगोनिस्ट होते हैं, मैंने 2 ड्रग्स आपको पढ़ाए, एक बीटा एगोनिस्ट पढ़ाए हैं और दूसरे मैंने आपको स्टीरॉइड्स पढ़ाए हैं, ठीक है। जो बीटा एगोनिस्ट होते हैं ना, ये क्या करते हैं? आपको एयरवेज को ओपन करते हैं बस, ठीक है, एयरवेज को ओपन करते हैं। लेकिन उनको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ओपन रखना किसका काम है? स्टीरॉइड का। कीप देम ओपन, ठीक है। कीप देम ओपन कौन करता है? स्टीरॉइड करते हैं, ये अपनी बात याद रखें। सो जब लॉन्ग टर्म आप किसी बंदे को, पेशेंट को बीटा एगोनिस्ट देंगे, ये वाले लाबा सालमीटर, उसके साथ स्टीरॉइड देंगे, ठीक है। एक ड्रग हमने पढ़ लिया इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उसके बाद हमने पढ़ लिया अपना इनहेल्ड बीटा एगोनिस्ट, ठीक है। 2 ड्रग्स हमने पढ़ लिए। अब हम आते हैं तीसरी कैटेगरी, वो है मुस्करेनिक एंटागोनिस्ट। कौन से हैं? थर्ड क्या है? मुस्करेनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट मुस्करेनिक रिसेप्टर्स कितने मौजूद होते हैं? M1 M2 M3। जो मुस्करेनिक रिसेप्टर्स थे, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। जो रिसेप्टर्स होते हैं, M रिसेप्टर्स, यार एक तो ये पीछे चला जाता है। M जो रिसेप्टर्स हैं, ये पार्ट है आपका किसका यार? M रिसेप्टर्स किसका हिस्सा है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का।
ठीक है, पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का। और ये क्या करवाते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। मैंने आपको बताया था जब आप आराम से घर में बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आपका पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। सो उस वक्त आपको इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू जब आपके पीछे शेर या कोई एमरजेंसी कंडीशन हो आपको, ठीक है। सो जब पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है, पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ये करवाता है वैजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, वैजो कंस्ट्रिक्शन। यार ये आपको करवाते हैं वैजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। सो हमें एक ऐसे ड्रग देने हैं जो क्या करें, पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को जाके क्या करें, ब्लॉक करें, ठीक है। सो मैकेनिज्म क्या है, जो आपके M3 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, किधर मौजूद होते हैं, आपके लंग्स के अंदर, ठीक है, आपके लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। जब हम इनको ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, आपकी ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगी, ठीक है। इट कैन प्रिवेंट दी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। सो कौन से ड्रग हैं वो जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इधर साथ ही लिख देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। नंबर 1 जो ड्रग है वो है आपका इपराट्रोपियम, और यही आप इपराट्रोपियम, ठीक है, ये अपना ड्रग याद रखना है, ठीक है। और जो दूसरा ड्रग वो टायोट्रोपियम है, टायोट्रोपियम, ठीक है, ये सेकंड ड्रग है। लेकिन याद रखने वाली जो चीज़ है इपराट्रोपियम है, ठीक है। ये जो शॉर्ट टर्म हम इस्तेमाल करते हैं इपराट्रोपियम इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। सो ये जो ड्रग है इपराट्रोपियम हम प्रीवियसली भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, किसके अंदर, जनरल पैथो के अंदर, ठीक है। इपराट्रोपियम इसको हम यूज़ करते हैं अस्थमा के अंदर, ठीक है, और COPD के अंदर। COPD के अंदर कौन कौन सी बीमारी होती है, ब्रोंकाइटिस और जो एम्फीसीमा है, ठीक है, उसके अंदर भी हम ये ड्रग दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या कहता है, ये M3 रिसेप्टर को जाकर ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन प्रिवेंट होगी और ब्रोंको डायलेशन नज़र आएगी, ठीक है। ये हमारे हो गए 3 ड्रग्स। फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया जो थे बीटा एगोनिस्ट, जो ड्रग्स साल्बिट्रो, उसके बाद मैंने ग्लूकोकार्टिकॉइड्स पढ़ाए, ठीक है, फ्लूटिकासोन और ब्यूटीसोनाइड, ये मैंने नहीं पढ़ाया आपको, वेट करें, इनहेल्ड स्टीरॉइड्स के नाम लिख लें, ठीक है। स्टीरॉइड्स कौन कौन से होते हैं, फ्लूटिकासोन, यानी मैं दोबारा आपको बता दूंगा, ठीक है, परेशान हो, फ्लूटिकासोन और ब्यूटीसोनाइड, इनमें से जो आपको इजी लगे वो याद कर लें एक, ठीक है। फ्लूटिकासोन और ब्यूटीसोनाइड स्टीरॉइड है, ठीक है। और उसके बाद जो मस्कुलिनिक मैंने पढ़ाए हैं वो 2 पढ़ाए, इप्रोट्रोपियम अपनी याद रखना, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एंटी ल्यूकोट्रीन्स, और हमारे तीन ड्रग्स, चार रह गए, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं उनको शार्टली, ठीक है। सारे के सारे याद करने का मकसद नहीं है फिलहाल, एक बार रीड तो आप सारे करेंगे, ठीक है, लेकिन याद इनमें से आप कोई भी 2-3 कैटेगरीज याद कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पहले हिल्ड बेटा थे एगोनिस्ट, और जो थे सेकंड ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ये आपने लाजमी याद करना है, ठीक है। और जो मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट ये भी आप याद करेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी, हल्का फुल्का पढ़ लें एक दफ़ा, ताकि अगर आ जाए तो आपको पता हो। अब आते हैं एंटी ल्यूकोट्रीन्स ड्रग्स, एंटी ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। एक इसमें देखें एलर्जी रिलेटेड अस्थमा में, ये स्पेसिफिक ड्रग हैं, ठीक है। अस्थमा के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट काजेज होती हैं, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन दी काज हम ड्रग करेंगे। अब ये ल्यूकोट्रीन्स करते क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक एसिड से क्या बनता था, ल्यूकोट्राइज लिपोक्सिनेज पाथवे के थ्रू, ठीक है। अब ल्यूकोट्रीन्स क्या करते थे, आपकी बॉडी के अंदर ये करवाते थे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, ठीक है। सेकंड करवाते थे म्यूकस इंक्रीज करवाते थे, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड के थ्रू, और डीमा काज करवाते थे, मैं प्रीवियसली भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन हम जो ड्रग यूज़ करेंगे एंटी ल्यूकोट्रीन में क्या करेंगे, जो आपके ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर्स हैं, इस ल्यूकोट्रीन के जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, उनको जगह ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एक्शन नहीं मिलेगा। एक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ल्यूकोट्रीन्स का, ठीक है। सो जो ड्रग्स हैं, मैं इंपॉर्टेंट ड्रग्स आपको सिर्फ बताता हूँ जो आपने याद, एक मोंटेल्यूकास्ट, ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है, मोंटेल्यूकास्ट और ज़ाफिल्यूकास्ट, ठीक है। इनमें से मल्टील्यूकास्ट आप याद रखें बस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, मल्टील्यूकास्ट भी आपके लिए इनफ है, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, जो रिसेप्टर हैं उसको ब्लॉक कर देंगे, किसके रिसेप्टर को, ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर को, जिसकी वजह से क्या होगा,
आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है, ब्रोंको डायलेशन देगी, म्यूकस प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, डीमा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो ये यूज़ किस में करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसका यूज़ स्पेसिफिक है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा होता है, ये मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा होता है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा, उसके बाद एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, और एलर्जिक अस्थमा। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा क्या है? एस्पिरिन क्या है? ये एस्पिरिन है, ये पेन, ये आपको बताता हूँ। जो एस्पिरिन है, ठीक है, ये ड्रग है क्या? पेन किलर है, ठीक है, ये दर्द के लिए आप इस्तेमाल करते हैं जिन बंदों को पेन होता है, ठीक है। अब ये करती क्या है? जो साइक्लिक ऑक्सीनेज पाथवे है, ठीक है, जो एराकिडोनिक एसिड से क्या बना रहा था आपका? बना रहा था प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। ये ब्लॉक करती थी जाके प्रोस्टाग्लैंडिन्स की फॉर्मेशन को, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, I2, E2, ठीक है। ये जो E2 था ये करवाता था पेन, और जो फीवर ये करवाता था, ठीक है। ये ड्रग जाके साइक्लोऑक्सीनेज को ब्लॉक करती थी, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनते तो आपके जो दर्द का वो डिक्रीज़ हो जाता, ठीक है। लेकिन इधर मसला ये है कि जो आपके दो पाथवे होते हैं, ठीक है, एक होता है लाइपोक्सिनेज पाथवे, ठीक है, और एक होता है साइक्लोऑक्सीनेज पाथवे। अब सिंपल सी बात है कि एराकिडोनिक एसिड अगर प्रोस्टाग्लैंडिन में इंक्रीज चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो जो लाइपोक्सिनेज पाथवे में जो एराकिडोनिक एसिड है वो ज़्यादा बनेगा, ठीक है। जो सही बात है, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो ज़्यादा एराकिडोनिक एसिड किसकी तरफ जाएगा? ल्यूकोट्राइन्स की तरफ, ठीक है। सो हमारी बॉडी में ज़्यादा ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे। जब ल्यूकोट्राइन्स ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, तो ल्यूकोट्राइन्स क्या करवाते थे? ये करवाते थे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, म्यूकस प्रोडक्शन, एडिमा, ठीक है। सो इस पेशेंट में एस्पिरिन यूज अस्थमा हो जाएगा, ठीक है। एस्पिरिन की वजह से उसको अस्थमा हो जाएगा क्योंकि उसमें ल्यूकोट्राइन के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। सो डेट्स ऑल अबाउट दी दिस ल्यूकोट्रीन्स, ठीक है। ये एलर्जी में देंगे, आपने याद रखना बस। अब आते हैं anti-IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो फिफ्थ कैटेगरी है हमारी, फिफ्थ कैटेगरी ड्रग ये है anti-IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। ये वेरी स्पेसिफिक अस्थमा है, ठीक है। सम पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ पेशेंट्स के अंदर जो IgE है, ठीक है, वो काज करवाता है अस्थमा, ठीक है, एलर्जिक अस्थमा काज करवाता है, ठीक है। सो इन पेशेंट्स के अंदर हम कौन सी ड्रग देंगे? ये वाली ड्रग देंगे, ठीक है। इस ड्रग का नाम क्या है? इस ड्रग का नाम मुझे आई थिंक, चलो बाद में लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर anti-IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम देंगे उन पेशेंट्स के अंदर, किन के अंदर? जिनके अंदर IgE मीडिएटेड एलर्जिक अस्थमा होगा, ठीक है। सो ड्रग कौन सा है? ओमालीजुम, ये बाद में बताता हूँ, एक मिनट। ये है ड्रग आपका ओमालीजुमैब, इस पर स्टार डालने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओमालीजुमैब, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो IgE मीडिएटेड ड्रग होंगे पेशेंट के अंदर, ये क्या करता था? ये ड्रग करता क्या है? ये जो IgE होता है मौजूद आपकी ब्लड के अंदर, जो फ्री IgE मौजूद होगा, ठीक है, उस पर जाके ये क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और जब ये बाइंड हो जाएगा, जो हमें IgE है, IgE, ठीक है, वो क्या करेगा? जब ये बाइंड हो जाएगा तो हमारा जो मास्ट सेल है, ठीक है, उसकी डीग्रेनुलेशन नहीं होगी, क्योंकि IgE क्या करता था? मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन काज करवाता था, ठीक है। और जब मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन होती है, क्या बनाता है? ये हिस्टामिन रिलीज करता है, ठीक है, ठीक है। सो हम जो ये काज है IgE उसको ब्लॉक करते हैं, जिस वजह से हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा। हम यूज़ किस में करते हैं इसको? ये यूज़ करते हैं अगर पेशेंट में क्या हो, पता नहीं यार, ये एलर्जिक अस्थमा हो, ठीक है, और किसके थ्रू हो एलर्जिक अस्थमा? IgE के थ्रू, ठीक है। सेकंड, अगर पेशेंट के अंदर IgE के लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और उसको अस्थमा भी है, तो उसको हम ये देंगे। उसके बाद हम उन पेशेंट में देंगे, ठीक है। पेशेंट आपके पास था पुराना पेशेंट, उस पेशेंट को आप क्या दे रहे थे? लाबा दे रहे थे, सालमीट्रोल और वगैरह वगैरह, ठीक है, और उसको स्टीरॉयड दे रहे थे, ठीक है। इन दोनों के थ्रू अगर पेशेंट ठीक नहीं होता तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इस पेशेंट में कौन सा मसला है, IgE मीडिएटेड, फिर उस मसले में आप ओमालीजुमैब देंगे, ठीक है। सो डेट्स ऑल अबाउट थी दिस वन। अब हम आते हैं छठी कैटेगरी की तरफ।
वो है मिथाइल जेंथीन्स। ये नो डेज ये ड्रग्स इस्तेमाल नहीं होते, ये वाले मिथाइल जेंथीन, ठीक है, ये ओल्ड ड्रग्स हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए चलो पढ़ लेना ज़रूरी है, ठीक है। मिथाइल जेंथीन ओल्ड ड्रग्स हैं, यार नहीं याद रखना, नो डेज वेरी कम यूज़ होते हैं। ये करते क्या थे, ये ब्रोंको डायलेशन करवाते थे काज, ये जो ड्रग थे, और एट द सेम टाइम ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी थे, ठीक है। लेकिन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे जिसकी वजह से हम ये नो डेज नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। वो मैं आगे जाके बताता हूँ। ये काम कैसे करते थे, ये जो ड्रग्स थे ये करते क्या थे कि जो फॉस्फोडाइस्टेरेज था, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टेरेज, ठीक है, PDE, यार ये गलती होगी, अच्छा, फॉस्फोडाइस्टेरेज थे, PDE, ठीक है। उधर हमने PDE4 पढ़ा था, जो बुला करता था, जो तोड़ता था किसको, साइक्लिक GMP को, ठीक है। वो हम देते थे पुल्मोनरी हाइपरटेंशन में, ठीक है। इधर हम कौन सी यूज़ करेंगे, मिथाइल जेंथीन, जो क्या करते हैं फॉस्फोडाइस्टेरेज को करते थे ब्लॉक, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टेरेज का क्या था, ये जो AMP होते थे, साइक्लिक AMP, ठीक है, ये इनको ब्रेक डाउन करता था, ठीक है। सो जब आप PDE5 को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, जो साइक्लिक AMP है इसके लेवल इंक्रीज़ हो जाएंगे, और जब ये इंक्रीज़ होगा तो क्या करवाएगा, ब्रोंकोडाइलेशन करवाएगा, ठीक है। उधर क्या था, साइक्लिक GMP, ठीक है। अगर वो इंक्रीज़ होते हैं क्या करते हैं, वेज़ोडाइलेशन करवाते हैं, ठीक है। वो हम किस में यूज़ करते हैं, हम पुल्मोनरी हाइपरटेंशन में। ड्रग का क्या नाम है, मिथाइल जेंथीन ड्रग्स हैं, जो वो उसका नाम है थियोफाइलिन, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, थियोफाइलिन। हम यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि इसका जो थेरेपेटिक इंडेक्स है, मीन इसकी जो सेफ डोज है वो वेरी लो है, ठीक है। थेरेपेटिक इंडेक्स वेरी नैरो है, ठीक है। ज़्यादा सी डोज आपने ज़्यादा दे दी, ठीक है, तो वो टॉक्सिसिटी करवा देगी, ठीक है। ये कार्डियोटॉक्सिक था, जो आपके हार्ट पे जाके एक्ट करता था, ठीक है, कार्डियोटॉक्सिक, ठीक है, आपके हार्ट पे जाके नेगेटिव इफेक्ट करता था। न्यूरोटॉक्सिक था, आपके नर्व्स को डैमेज करता था, ठीक है। और डेट्स वाई हम इनको नो डेज नहीं यूज़ करते, ठीक है, इसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। अब हम आते हैं अपने लास्ट ड्रग्स की तरफ, ठीक है। एंड पे जाकर समरी पढ़ूंगा, ठीक है। समरी में वेरी इजी समरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। 1-2 मिनट की समरी होगी, इसमें आपके सारे के सारे ड्रग्स, ठीक है, ये ईजी पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम थोड़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रोसेस समझ आ जाए। एक होता है PDE4, ठीक है, ये भी फॉस्फोडाइस्टेरेज, ये, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टेरेज 4 क्या करता था, फॉस्फोडाइस्टेरेज क्या काम करता है, ये भी साइक्लिक जो AMP है, ठीक है, साइक्लिक AMP इसको ब्लॉक करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। ये ऊपर भी क्या था, इस ऊपर भी हमारे पास फॉस्फोडाइस्टेरेज था, ये भी फॉस्फोडाइस्टेरेज जो 4 है, ये भी साइक्लिक AMP को ब्रेक डाउन करवाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, हमें इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, ठीक है। सो कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो PDE4 है, ड्रग्स का नाम क्या है, रोफ्लूमिलास्ट, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो था फॉस्फोडाइस्टेरेज E4 उसको ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP के लेवल इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। वो क्या करता है, ब्रोंकोडाइलेशन करवाएगा, ब्रोंकोडाइलेशन भी करवाएगा और इन्फ्लेमेशन को भी डिक्रीज़ करवाएगा, ठीक है। यार ये पेंसिल पता नहीं क्यों नहीं लिख रही, इन्फ्लेमेशन को भी डिक्रीज़ कराएगा और जो आपका ब्रोंकोडाइलेशन भी काज करवा देगा, ठीक है। इसे हम COPD में यूज़ करते हैं, इसलिए ड्रग इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रोम्स आ गया, क्रोमालिन, ये भी हम इस्तेमाल नहीं करते। एंटी ल्यूकन 5 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है, ज़ाइनोफिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता हूँ। आखिरी ड्रग मैं आपको बताता हूँ, वो है एंटी इंट्राल्यूकन 5 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये क्या चीज़ है, इसमें होता ये है कि कुछ पेशेंट्स में अस्थमा होता है, ठीक है, किसकी वजह से, इज़ाइनोफिल्स की वजह से, इंक्रीज इज़ाइनोफिल्स की वजह से क्या होता है, इज़ाइनोफिलिक अस्थमा होता है, ठीक है, इज़ाइनोफिलिक अस्थमा। अब हमें ऐसा ड्रग चाहिए जो क्या करे,
ये ज़ाइनोफिल्स इंक्रीज़ कौन करवाते हैं? ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरल्यूकिन 5 है जो, ठीक है, ये इंक्रीज़ करते हैं ज़ाइनोफिल्स को आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। सो कुछ ड्रग हैं जिनका नाम है मिपोलिजुमैब, रेसलिजुमैब, उसके बाद बिनरालिजुमैब, ठीक है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, जिनके एंड में जुमाब आता है, ठीक है। ये ड्रग्स करते क्या हैं, ये आपके इंटरल्यूकिन 5 को ब्लॉक करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन ज़ाइनोफिल्स डिक्रीज़ हो जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये सवेर अस्थमा में देते हैं, ठीक है। कुछ मंडों को सवेर अस्थमा होता है ज़ाइनोफिल की वजह से, उसमें हम देते हैं ये वाला ड्रग, ठीक है। सो मैं आपको अब सारे ड्रग्स एट द सेम टाइम पढ़ाता हूँ यार, ठीक है। तो आपको यार मैं सिर्फ मेन आपको बताता हूँ, ठीक है। नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया साबा, ठीक है, साबा, ठीक है। साबा आपने कब देना है, रेस्क्यू करने के लिए, किस में, एक्यूट अटैक में, ठीक है। इस ड्रग का नाम क्या था, अल्ब्यूटेरोल, अल्ब्यूटेरोल, ये आपने याद रखना, ठीक है। सेकंड मैंने आपको पढ़ाया स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स क्या करते थे, ये कंट्रोल करते थे, या आपके जो कीप दी एयरवेज ओपन करते थे, ठीक है। ये कंट्रोल करते थे या आपके एयरवे को ओपन रखते थे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। सो स्टीरॉइड्स मैंने कौन कौन से आपको बताए थे, उम्मीद है कि आपको याद होंगे। फ्लूटिकासोन था, दोबारा देख लेता हूँ ताकि ना गलती ना हो जाए, मिक्सअप ना हो जाए। फ्लूटिकासोन ही ठीक था। इधर आपने जो याद रखना वो फ्लूटिकासोन याद रखना, ठीक है। फ्लूटिकासोन, फ्लूटिकासोन, ठीक है। थर्ड मैंने आपको पढ़ाया था कि लाबा, पेशेंट जब आपके पास आएगा क्रोनिक, ठीक है, क्रोनिक पेशेंट मतलब लॉन्ग टर्म जब आपको कुछ ट्रीट करना होगा, आप उसको देंगे लाबा प्लस स्टीरॉइड्स, लाबा प्लस स्टीरॉइड्स देंगे, ठीक है। सो लाबा में क्या है हमारा, साल्मीट्रोल, ठीक है, प्लस स्टीरॉइड्स हमने कौन से पढ़े, फ्लूटिकासोन हो गया या फिर ब्यूडिसोनाइड हो गया, ठीक है। ये जो ड्रग्स थे हम इस्तेमाल करते थे लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट को ट्रीट करने के, ठीक है। फोर्थ मैंने आपको पढ़ाया ल्यूकोट्राइन्स। अब ये ल्यूकोट्राइन्स क्या करते थे, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स मैंने पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद मैंने एंटी मस्करिन पढ़ाया। ल्यूकोट्राइन्स का क्या काम था, जो ल्यूकोट्राइन्स थे ये कुछ बंदों में ड्यू टू एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन इंड्यूस जो होता है, ठीक है, उसमें हमारा जो ल्यूकोट्राइन्स के लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए थे, ठीक है, एस्पिरिन इंड्यूस इस्तेमाल में, ठीक है। सो उनमें हम देते थे ल्यूकोट्राइन्स बुलाकर, ठीक है। सो जब ये जो ड्रग्स है, ठीक है, ये क्या करते थे, ल्यूकोट्राइन जो रिसेप्टर था उसको बुला करते थे, ठीक है। और इन ड्रग्स का नाम क्या क्या था मैंने आपको बताए थे, मंटील्यूकास्ट, ठीक है, और जाफिल्यूकास्ट, ठीक है। ये ड्रग मैंने आपको बताए थे, ठीक है, जो ल्यूकोट्राइन्स थे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था मुस्कुरेनिक, एंटी मुस्कुरेनिक्स, ठीक है, एंटी मुस्कुरेनिक नहीं, मुस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंटी मुस्कुरेनिक, ठीक है। मुस्कुरेनिक रिसेप्टर्स क्या करते थे, वैजो कंस्ट्रिक्शन करते थे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते थे, ठीक है। जब हम इनको बुला करेंगे तो हमारी ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। ड्रग आपने मैंने एक बताया था जो आपने याद रखना, वो है इप्राट्रोपियम, इप्राट्रोपियम। और ये आप किन पेशेंट्स के अंदर देते हैं, अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर भी देते हैं, और एट द सेम टाइम COPD के पेशेंट्स के अंदर भी ये आप ड्रग देते हैं, ठीक है। और मैंने इसके अलावा पढ़ाया आपको बायोलॉजिक्स, ठीक है। बायोलॉजिक्स किस पर देंगे, स्वेर अस्थमा में, हाँ ये बायोलॉजिक्स। लास्ट मैंने पढ़ाया बायोलॉजिक्स, ठीक है। बायोलॉजिक्स क्या क्या मतलब है कि जो मैंने आपको इंटरल्यूकिन 5 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बताए थे, ठीक है, जो इजाइनोफिलिक अस्थमा थे, ठीक है।
इज़ाइनोफिलिक अस्थमा, ठीक है। उसमें आप क्या देंगे, ये वाले ड्रग्स देंगे। बायोलॉजिक्स मैंने ड्रग्स के नाम बताए थे आपको, ठीक है। जुमाब वाले जितने भी थे, पोलीजुमाब, ठीक है, कोई भी एक याद कर लें, पालीजुमाब हो गया या रेसलीजुमाब, ठीक है, जुमाब वाले जितने भी थे। सो ये जो फाइनल मैंने आपको बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साबा आपने याद रखना है, अल्ब्यूटर इनहेल्ड स्टीरॉइड्स में आपने याद रखना है फ्लूटिकासोन, ठीक है। लाबा में आपने याद रखना सालमेटर और, ठीक है, प्लस फ्लूटिकासोन ब्यूटेसोनाइड देंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। ल्यूकोट्राइन्स कौन कौन से थे, मल्टी ल्यूकास और जाफी लुकास, ठीक है। ये जो था एस्पिरिन इंड्यूस, जो एस्पिरिन इंड्यूस था, एस्पिरिन इंड्यूस मोस्टली उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटी मुस्क्रेनिक, ठीक है, जो हम दे रहे थे प्रोट्रोपियम था, और अस्थमा COPD में इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में बायोलॉजिक्स था, ये किस में देते हैं, जब स्वेर अस्थमा होता है, ये भी लिख लें, स्वेर अस्थमा में, वेरी स्वेर अस्थमा किसी पेशेंट को हो जाए, ठीक है, उसमें हम इसके थ्रू ट्रीट करते हैं, ठीक है, बायोलॉजिक्स के थ्रू। सो इस में जो समरी है इसके थ्रू उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। सो बार बार रिपीट करें, ठीक है। ड्रग्स को नमोनिक्स बनाएं, इनकी स्टडी करें साथ साथ, ठीक है। हर हफ्ते मीन कोशिश करने की प्रीवियस ड्रग्स रिपीट करने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपके जेहन में बैठ जाए, ठीक है। सो हर कैटेगरी में 1-2 ड्रग्स पढ़ लिया करें, ठीक है। नज़र से सारे गुजारे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट ड्रग्स है वो याद रखें, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फार्माकोलॉजी है बहुत बड़ी है, ठीक है। उसमें ड्रग्स हज़ारों के हिसाब से ड्रग, ठीक है, और सारे के सारे याद रखना, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। सो आप कोशिश करें कि जो मेन ड्रग्स हैं, ठीक है, मेन ड्रग्स उनको पढ़ें, ठीक है, ताकि जब हम जब से जैसे हमारा सिलेबस इंक्रीज़ होता जाएगा, ज़्यादा आपके पास नॉलेज आएगा, ठीक है। सो आपको एट द एंड कुछ ड्रग्स आपको याद रहें, ठीक है। सो अप टू द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, एंड टुडे आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू, गुड बाय।